चलिए गाइस, आप सभी लोगों के साथ में एक बार फिर यहाँ पर हम सीपीसी का एक थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग संक्षिप्त इतिहास यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें क्या है इसमें। तो सबसे पहले देखेंगे कि भारत में व्यवहार सिविल प्रक्रिया संहिता का जो इतिहास वास्तविक में सन 1859 से प्रारंभ होता है, ऐसा माना जाता है कि इसके आसपास इसका प्रारंभ हुआ। जबकि प्रथम व्यवहार न्यायाधीश संहिता पारित की गई थी। इस संहिता ने विधि में एक रूपता लाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फिर भी यह एक अपूर्ण संहिता मानी जाती रही है, कभी भी ये पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि इसमें बार बार समय के साथ डिमांड होती गई कि ये अगेंस्ट और इनमें कुछ चेंजेस होना चाहिए। और कई बार इसमें जैसे कि आप देखेंगे 1877, 1879, 1882 में संशोधन किए गए और अंत में 1908 में भी इसको कंप्लीट करके बनाया गया। फिर भी उसके बावजूद भी इसको पूरा नहीं माना गया। फिर भी देखिए 1908 के बाद जब ये लागू हो गई, उसके बाद भी इसमें फिर से चेंजेस शुरू हुए, जैसे 1976 में, 99 में, 2012 में। इस टाइप से इसमें संशोधन समय समय पर होते रहे। अब जरा थोड़ा सा हम इसके नए पॉइंट्स पर अभी और नज़र डालते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1999 और एवं 2002, ये 1 जुलाई 2002 से प्रवृत्त हुआ। एक केस था सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003। ये एक मैटर है, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। केस ये फेमस है, सलेम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन, फिर तमिलनाडु बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये दो यहाँ पर केस हैं। देखिए सलेम, फिर से रिपीट करूँ, सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन तमिलनाडु का ये बार एसोसिएशन है, और यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में ये केस रजिस्टर्ड किया गया। देखिए इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अब निर्धारित किया गया कि संशोधन अधिनियम संख्या 46 वर्ष 1999 व संशोधन अधिनियम संख्या 22 वर्ष 2002 लागू किए गए संशोधित कोई भी प्रावधान संविधान के अधिकारातीत नहीं है। फिर अगली बात पर जरा ध्यान दीजिएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में व्यवहारिक दृष्टिकोण से दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, प्रथम भाग में सेक्शन 158, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया हुआ था, संहिता का ये मूल निकाय है, अर्थात संहिता का इसको शरीर लोग बोलते हैं। इसमें उन सामान्य सिद्धांतों का समावेश किया गया है जो क्षेत्राधिकार का सृजन करते हैं, और इसमें परिवर्तन करने का केवल संसद को ही अधिकार दिया गया। संहिता के द्वितीय भाग में 51 आदेश हैं, यानी कि ऑर्डर जो है ना वो कितने हैं? 51। तो जो CPCS में सेक्शन कितने हैं? 158, और ऑर्डर कितने हैं? 51। कितने अपने को पढ़ने हैं? अब देखिए, जो अनुसूची वाले खंड में दिए गए हैं और वे नियम कहलाते हैं, जो संहिता के मूल निकाय द्वारा सृजित क्षेत्राधिकार के प्रयोग करने के ढंग को इंगित करते हैं, अर्थात आदेशों वाला दूसरा भाग प्रक्रिया से संबंधित है। इसमें परिवर्तन करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब देखो जरा यहाँ पे क्या, कहाँ पर कौन कौन अमेंडमेंट कर सकता है। जो सेक्शन 1 से लेकर के 158 तक दिए गए हैं, इसमें केवल पार्लियामेंट ही संशोधन कर सकती है। और दूसरा जो ऑर्डर हैं, जो केवल 51 ऑर्डर दिए गए हैं अलग से, इनमें उच्च न्यायालय भी परिवर्तन कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग वह इस शर्त के अधीन कर सकते हैं कि वांछित परिवर्तन पहले भाग के उपबंधों से असंगत ना हो। तो उच्च न्यायालय को कितनी पावर दी गई कि वो अगर अमेंडमेंट्स करते हैं तो जो टोटल सेक्शन 158 जो दिए गए हैं, इनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट केस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। गोपाल सिंह बनाम श्रीमती जॉनस्टोन AIR 1932 का ये केस। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे कि बाद में निर्णित किया गया था कि सिविल प्रक्रिया संहिता का उद्देश्य वाद के दायर किए जाने से लेकर डिक्री के निष्पादन तक की कार्रवाइयों को नियमित एवं नियंत्रित करना है। इसलिए
वह शुद्ध रूप से एक प्रक्रिया विधि है। तो इसको क्या मान लेते हैं कि ये एक प्रोसीजरल लॉ है ओनली, और इस प्रक्रिया संहिता एक प्रक्रियात्मक विधि है, अतः यह तत्व समय प्रवृत्त लंबित या भविष्य की सभी कार्यवाहियों पर लागू होती है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करती है, क्या ये भूतलक्षी प्रभाव रखती है? तो यहाँ जवाब आएगा नहीं, सीपीसी भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखती है। यहाँ का कहा गया, देखिए, तत्व समय प्रवृत्त लंबित, जो प्रेजेंट में लंबित हैं उन पर या फिर इन फ्यूचर, दोनों ही उस पर कार्रवाइयों पर लागू होगा, लेकिन पास्ट में नहीं जाएगा। तो पास्ट का मतलब है कि जो पास्ट में जो लॉ लागू होता है उसे हम भूतलक्षी प्रभाव बोलते हैं। नेक्स्ट केस यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, एक और, चित्रा बनाम मंगम्मा के बाद में निर्णित किया गया था कि जब तक इसके विरुद्ध कोई अच्छे आधार नहीं हो, प्रक्रिया संबंधी कोई भी परिवर्तन भूतलक्षी प्रभाव रखता है। इस केस में इन्होंने कहा कि भाई भूतलक्षी प्रभाव ये तब तक रखेगा कब तक इसके विरुद्ध कोई अच्छे आधार नहीं हो। जब तक कोई अच्छा आधार ना हो तब तक ये भूतलक्षी प्रभाव रखता है। किस केस में कहा गया था? चित्रा बनाम मंगम्मा। ये केस आप तीनों नोट कर लीजिएगा। आगे जरा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, संशोधित व्यवहार प्रक्रिया संहिता का निर्माण जिन उद्देश्यों को लेकर किया गया था उनमें से निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विवादग्रस्त पक्षकारों के मामलों का विचारण नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए। नैसर्गिक का मतलब ये होता है नेचुरल जस्टिस, जिससे लोगों को दिखना चाहिए। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? लोगों को दिखना चाहिए कि वास्तविक में न्याय हुआ है। दूसरा यहाँ पर पॉइंट जरा ध्यान दीजिए, न्याय में विलंब नहीं हो, इसलिए व्यवहार वादों एवं कार्रवाइयों के शीघ्र निराकरण का प्रयास किया जाना चाहिए। तो अगर लेट होता है ज़्यादा तो ऐसा कहा जाता है कि अगर न्याय में विलंब होता है तो वो ना के बराबर, न्याय मिल भी जाता है तो भी वो ना के बराबर माना जाता है। तीसरा पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा, प्रक्रिया की पेचीदगी को दूर किया जाकर उसे सरल बनाया जाना चाहिए ताकि समाज में निर्धन वर्ग भी न्याय प्राप्त करने के लिए आश्वस्त हो सके, यानी कि जो निर्धन वर्ग है उसको भी इसमें न्याय मिल सके। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ मैं लेकर के आया हूँ, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। आप लोगों को एक बार थोड़ा सा बता दीजिए, लाइन पर हैं क्या आप लोग? यस सर। यस सर। यस। हाँ, आगे कंटिन्यू करना है ना? जल्दी से बता, टाइम लगेगा, क्लोज नहीं होगा। बस सर। और कोई? करा दीजिएगा सर। चलो ठीक है, करा दीजिए। इतना जितना मैंने आज आपको बताया हुआ है जुरिडिक्शन वगैरह का ये पढ़िएगा। मैं आपके साथ कुछ गैरेट्स शेयर कर रहा हूँ, उन गैरेट्स को भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है? उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से सिविल रूल्स, क्रिमिनल रूल्स होते हैं, उससे संबंधित। चलेगा, इस सब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए